नमस्कार, मैं अदिति नागर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉलिटिकल कॉरिडोर। पूरी टीवी इंडस्ट्री का वो शो जो आपको देश की राजनीतिक सोच को समझने का मौका देता है, जो बताता है कि राजनीति के मंच पर चल रही घटनाओं के आगे और पीछे कौन कौन से ताने बाने बुने जा रहे हैं। ताजा तरीन किस्सा है कर्नाटक का, दक्षिण का ये प्रमुख राज्य और इसका इस बार का विधानसभा चुनाव। दोनों ही हर मायने में काफी ज्यादा अहम है और ना सिर्फ अहम बल्कि रोमांचक रहे। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 साल बाद सत्ता में वापसी हुई। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत भी हासिल किया, लेकिन इस बहुमत ने कर्नाटक में कांग्रेसी नाटक का नया प्लॉट तैयार किया। कैसे सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार की तकरार तेज हो रही है और पर्दे के आगे पर्दे के पीछे क्या कुछ बुना और पकाया जा रहा है। सियासी आंच पर पार्टी की हांडी में क्या क्या पक रहा है, जिसकी खुशबू कैसे राजस्थान से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक पहुंच रही है और संदेश क्या लेकर आ रहा है, ये पूरा मसला। अब ये सब कुछ आपके सामने हम आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में समझाने वाले हैं। कांग्रेस की इस जीत पर कांग्रेसी 56 इंच का सीना ताने इतरा रहे हैं और ये उनका हक भी बनता है, क्योंकि जीत की खुशियां बार बार तो नहीं आती, लेकिन खुशियों की ये लहर कांग्रेस के खेमे में बाढ़ बनकर आई है या उबार कर ले जाएगी, क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन सब कुछ डुबाने आया है या उबारने और तैरा कर निकालने, ये हम इस पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज डिकोड करेंगे। और ऐसा कहना क्यों है, इसकी एक एक दलील हम आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे। देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव डीके शिव कुमार के नाम और मेहनत पर लड़ा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि डीके शिव कुमार हैं प्रदेश अध्यक्ष वहां के। शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी को एक तरफा मान दी और जिसने शिव कुमार को काफी ताकतवर भी बनाया, कद्दावर भी बना दिया। डीके शिव कुमार को हर कोई मैन ऑफ द मैच मान रहा था, लेकिन फिर सीएम की ट्रॉफी पर पहला दावा पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पेश कर दिया और सियासी पिच की यही गुगली कांग्रेस को बोल्ड कर गई। कांग्रेस जीत जो हुई, ये कांग्रेसी जीत सियासत को दो खेमे में बांटती दिखी। सिद्धा के पास विधायकों का भारी बहुमत था, अपना अनुभव, अपनी लोकप्रियता और पुराने कामकाज का भरोसा भी था, तो फिर ये तमाम चीजें तुर्क के इक्के की तरह काम हुए, लेकिन साथ में आखिरी पारी की सहानुभूति भी थी। तो डीके के पास संगठन की शक्ति और कॉर्पोरेट का भरोसा और नई जीत की चमक नजर आ रही थी। अब ऐसे में तय था कि मामला तो आला कमान की अदालत में पहुंचना ही था और शायद आला कमान भी ये चाहते थे। लिहाजा डबल टकराव के इस रण में एंट्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई और फिर गांधी परिवार की। ये तो होना ही था, क्योंकि हर कोई जानता था कि डीके शिव कुमार अगर नाराज हुए तो तमाम तरीके के जो मैसेज हैं वो जाएंगे। पहला, एज ऑलवेज कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं, और दूसरा ये कि इसका फायदा बीजेपी उठाती। पर जीत कर भी हार गए, ऐसा जो डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो ये मान रहे थे। इसलिए आलाकमान ने सियासत में वही रणनीति अपनाई जिसे शक्ति के दो केंद्र वाली कहा जाता है और विधायकों को उनसे वोटिंग करा डाली। अब देखिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार 50-50 के फॉर्मूले पर राजी हुए। समय लगा, 3 दिन लगे, लेकिन राजी हुए। ढाई साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे तो 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। लेकिन लोकसभा से पहले कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है और वो मैसेज है एकजुटता का, जिससे कि 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे धकेला जा सके और अपनी इमेज बिल्डिंग की जा सके। अब लोकसभा चुनाव के बाद यानी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे डीके शिव कुमार। 2024 तक डीके शिव कुमार के पीपीसी अध्यक्ष भी बने रहेंगे, डिप्टी सीएम भी रहेंगे और इस बार सिद्धारमैया के पास सारी शक्ति नहीं होगी। हर डिजाइन में डीके शिव कुमार को, हर डिसीजन मेकिंग में, तमाम चीजों में डीके शिव कुमार को उनको फैसले में शामिल करना होगा और ये सोनिया गांधी ने दो टूक कहा है और इस बात का आश्वासन डीके शिव कुमार को दिया भी है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने राजस्थान वाला फॉर्मूला लागू किया। वो फॉर्मूला था डिप्टी सीएम वाला और वो ये जानना चाह रही थी कि ऐसे में
क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? क्योंकि दूसरे राज्यों में नहीं हुआ तो ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे। लेकिन डीके शिव कुमार के खेमे में बहुत कुछ टेंशन दिखी और सब चंगा नहीं लगा। लेकिन अभी दिल्ली काफ़ी दूर है, 2024 का चुनाव है, इस बीच में क्या कुछ होता है, क्या कुछ सब चीज़ें आला कमान के अकॉर्डिंग शांति से चलती हैं और जो मैसेज आला कमान देना चाहता है, क्या वो मैसेज 2024 तक दे पाएगी? क्या सब कुछ ठीक रहेगा दोनों के बीच में इस 2.5 साल के फॉर्मूले से? क्योंकि हिंदी में एक कहावत है और वो काफ़ी मकबूल भी है, न खेलेंगे न खेलने देंगे, बस खेल ही बिगाड़ेंगे। और इस भूमिका में डीके शिव कुमार सबसे आगे दिख रहे हैं। नाराज भी थे, लेकिन जब आखिरकार उन्होंने माना तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी परिवार के लिए और संगठन के लिए, पार्टी के लिए ये बलिदान दे रहा हूं। क्योंकि बताया ये भी गया था शुरुआत में कि डीके शिव कुमार के पास 75 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन असल में सिद्धारमैया के पास समर्थन ज्यादा निकल कर आया। इसलिए डीके शिव कुमार भी तभी मान गए जब सोनिया गांधी ने रात को उनसे फोन पे बात की, प्रियंका गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया जब देर रात आखिरी दिन जब फैसला हुआ, और फिर सोनिया गांधी से बात कराई। सोनिया गांधी ने कहा विश्वास करो, हर फैसला आपके संज्ञान में लेकर होगा और 2.5 साल का फॉर्मूला भी लागू होगा। हालांकि डीके शिव कुमार चाहते थे कि मीडिया में कोई इसका बयान दे जिससे कि बाद में सिद्धारमैया छत्तीसगढ़ की तरह बैकआउट ना कर सके। अब सोनिया गांधी ने खुद उनसे बात की थी, तो डीके शिव कुमार की जो ताज़ा ताकत है उसका अंदाजा तो आप बिल्कुल लगा ही सकते होंगे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कर्नाटक के इलेक्शन की जीत ने कांग्रेस को नई संजीवनी दी है, जो उसे 2024 के रण में काफ़ी काम आने वाली है। लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस के 2 सेंटर पॉइंट वाले फॉर्मूले ने कई संदेश सियासत में दे दिए हैं। कोशिश की गई है कि सियासत में और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को और देश की जनता को मैसेज तो ये जाए कि कांग्रेस एक बार फिर एकजुट है, और कर्नाटक का एग्जाम्पल अपने ही घर में देने की कोशिश की है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कि एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं। अब बात करते हैं कि क्या सियासी मैसेज है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के तौर पर कांग्रेस दो फाड़ है, ये मैसेज भी निकल कर आया है, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल के बाद और सोनिया गांधी के एश्योरेंस के बाद आई है। कांग्रेस जीत के बाद भी काफी नाजुक स्थिति में है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को नाराज किया तो 2024 हारेगी कांग्रेस कर्नाटक में। अब महाराष्ट्र वाली स्थिति बन भी सकती है ऐसे हालात में। डीके, ये सब वो चीजें हैं, अगर चीजें सब कुछ ठीक नहीं रही, सोनिया गांधी के अकॉर्डिंग नहीं रही, डीके अलग पार्टी भी बना सकते हैं अगर उनको लगा कि वादा खिलाफी होगी। अब देखिए, दुनिया जानती है कि कांग्रेस भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और 70 साल राज भी किया है, लेकिन राजनीतिक उठापटक से लेकर जमीन पर मेहनत जब नहीं हुई तो नए दौर में कांग्रेस की सियासी सोच को वोटरों ने तवज्जो भी नहीं दी। कांग्रेस पर यकीन गिरता गया और जिससे उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट से कांग्रेस जड़ सहित खत्म हो चुकी थी, और जिसको कर्नाटक ने नई संजीवनी दी है इस बार, और कांग्रेस के अंदर और विपक्ष के अंदर नई उम्मीद जागी है। अब आने वाला वक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। उत्तर भारत के बहुत महत्वपूर्ण राज्य ये माने जाते हैं और इनमें चुनाव होने वाले हैं, और इनमें भी वही तस्वीर देखने को मिली, एक म्यान में 2 तलवारें। और उसके बाद देश 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तैयारी में आ जाएगा, चुनाव करेगा। अब देखिए, विधानसभा वाले तीनों ही स्टेट में जिसमें चुनाव होने हैं, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ती रही है। तीनों में से 2 स्टेट में कांग्रेस अभी सत्ता में भी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत दिख रही है और मध्य प्रदेश में उसे बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है। यानी कि तीनों विधानसभा में कांग्रेस ऊपर, आप ये मान रही है कि हम अपर हैंड में हैं और जीत सकते हैं। ऐसे में कर्नाटक से निकला संदेश ये बता रहा है कि अगर तीनों ही स्टेट में कांग्रेस आपसी रंजिश का शिकार बनी तो सियासत हाथ से निकल सकती है, और जिसकी अपनी वजह भी है, जो साफ दिखती भी है, नजर आ रही है। क्योंकि भारत के इतिहास में थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे और पीछे 20 सालों की सियासत पर गौर करेंगे तो आपको कांग्रेस की विधानसभा की राजनीति में दरार की 7 बड़ी तस्वीरें साफ नजर आएंगी, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें से कुछ दरारें तो इतनी गहरी हो गई हैं
कि पार्टी भी टूट गई है और पार्टी से छुटक कर वो नेता अपनी दूसरी जिंदगी में दूसरी पार्टी बनाकर दूसरे राजनीतिक जीवन में चले गए। अब देखिए, कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार की जंग है, जो अभी तो अच्छी तस्वीर बना दी है, लेकिन आगे कब तक होती है, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की रार चल रही है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा आमने सामने हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की जंग चली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तकरार आमने सामने है। और छत्तीसगढ़ में तो वादा खिलाफी हुई। दोनों ने राहुल गांधी से कहा कि हम 2.5 साल करेंगे, और फिर तस्वीर आपके सामने है। भूपेश बघेल को टीएस देव सिंह चुनौती देते रहे और भूपेश बघेल अपनी मनमानी करते रहे। ऐसे में राजस्थान में डिप्टी सीएम और सीएम के फॉर्मूले पर जो काम शुरू हुआ, अब वो राज्य दर राज्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन संगठन और पार्टी में एकता कमजोर हुई है। और ऐसे में 2024 के नजरिए से देखें तो 6 राज्य कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और महत्वपूर्ण है भी अगर जीतना है। पर कैसे, इसके पूरे आंकड़े मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए, 6 राज्य से 116 लोकसभा सीटें, गौर फरमाइएगा, जो 6 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, उन 6 राज्यों में लोकसभा में 116 सीटें आती हैं। अब देखिए, 2014 में कांग्रेस को कुल 44 सीटें इसमें से हासिल हुई। फिर 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, यानी 6 राज्यों में इतनी सीटें आती हैं जिसकी आधी कांग्रेस ने 2 बार में जीती। कितना काम, कितनी मेहनत और कितनी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, ये आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 10 साल के पिछले आंकड़े बताते हैं कि 6 राज्य में कांग्रेस अगर भीतरघात का शिकार होती है तो 2024 की लड़ाई में वो काफी पीछे चली जाएगी और बाजी एक बार फिर बीजेपी के हाथों में आ जाएगी। इसीलिए कांग्रेस लगातार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और जिसमें सबसे बड़ा खतरा उसे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। विधानसभा की लड़ाई में पहले कांग्रेस को राजस्थान के अपने ही घर में गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई सुलझानी होगी, लेकिन ये गुत्थी ऐसी है जो पिछले 4.5 साल तक सुलझ नहीं पाई। डिप्टी सीएम रहते हुए मानेसर की बाड़ेबंदी के दौरान राजस्थान को जो सियासी संकट पैदा हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स कांग्रेस आज भी भोग रही है। सचिन पायलट चुनावी लिहाज से अपनी छवि भी मजबूत करने के लिए जनसंघर्ष यात्रा उन्होंने हाल ही में निकाली, और जिसका सीधा सीधा असर ये हो रहा है कि इसे राजनीतिक गलियारों में जाहिर तौर पे अशोक गहलोत के खिलाफ तो माना ही जा रहा है, लेकिन अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ। देखिए, राजस्थान में जेठ की गर्मी चरम पर है, रेत भी लावे की तरह लाल है। ऐसे में जमीन पर सर्वे में कांग्रेस को गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई में नुकसान साफ साफ नजर आ रहा है और फायदा बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी दिख रही है। पायलट ने अपनी ही सरकार को चुनौती दी, उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पायलट ने जयपुर में 1 दिन का धरना किया, और ये धरना करने से पहले प्रभारी रंधावा का ये बयान भी आया कि एंटी पार्टी गतिविधियां हैं, लेकिन फिर भी धरना हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को लेकर, उनके राज में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर जांच पर सवाल भी उठाए। पायलट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल यात्रा भी करी। देखिए, राजनीतिक गलियारों में साफ है कि राजस्थान में पायलट की जनसंघर्ष यात्रा जो डेंट पहुंचा रही है कांग्रेस को, ये अलग मुद्दा है, लेकिन गहलोत इस बार सरकार को रिपीट करने का दावा भी कर रहे हैं, और इस बार ये उनके मान सम्मान से जुड़ा फैसला है, मान सम्मान से जुड़ी बात है। अब देखिए, पुरानी परंपरा को तोड़ने का दावा भी कर रहे हैं अशोक गहलोत, जो बहुत आसान नहीं है। योजनाओं के माध्यम से जरूर वो आगे बढ़ रहे हैं और बदलाव भी दिख रहा है, लेकिन क्या सरकार में वापसी आना ऐसी स्थिति में मुमकिन हो पाएगा? लेकिन ऐसा होता बहरहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि संगठन की एकजुटता, पार्टी की एकजुटता एक बार फिर ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाती है। हालांकि राजस्थान में भाजपा की स्थिति भी ऐसी है, लेकिन बहरहाल ऐसा होता नजर जमीन पर नहीं आ रहा है। और तय ये भी है कि अगर साल के अंत में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस को इस यात्रा का नुकसान हुआ तो उसका पूरा फायदा बीजेपी उठाएगी। लेकिन इस विवाद पर भी कांग्रेस के आला कमान आंख मूंद कर बैठे हैं, या कोई रणनीति अभी तक नहीं बना पाए, जिसकी अपनी अलग वजह है, क्योंकि आला कमान से जुड़े सूत्र कुछ और बताते हैं। सचिन पायलट को पार्टी में रखकर
सचिन पायलट को इररेलेवेंट रखना चाहते हैं और उनको सहानुभूति का फायदा लेने देना नहीं चाहते। कांग्रेस की कमान अभी भी गांधी परिवार के हाथ में है। गांधी परिवार ने अभी भी कर्नाटक का फैसला लिया। फाइनली जब तक सोनिया गांधी ने बात नहीं की तब तक डीके शिव कुमार नहीं माने। गांधी परिवार सभी पक्षों को खुश रखना चाहते हैं और अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति के नेताओं को बराबर की शक्ति में रखना चाहते हैं, भले ही उससे पार्टी को नुकसान हो या दो पावर सेंटर से खींचतान हो। शक्ति के इसी संतुलन को लेकर ईगो क्लैश होना वाजिब है। सब आपस में जंग करें तो शीर्ष को कोई चुनौती नहीं देगा। पार्टी पर हुकूमत सदा सदा के लिए बरकरार रहेगी। लेकिन कांग्रेसी आलाकमान की यही सोच कांग्रेस के लिए दो धारी तलवार साबित हो रही है, क्योंकि राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव की हार कई बार देख चुकी है। सोनिया गांधी की सेहत अब इस स्तर पर नहीं रही कि वो सक्रिय राजनीति में कांग्रेस को जमीन पर फिर से एक बार खड़ा कर सके। मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर अशोक गहलोत जैसे नेता जो बरसों से गांधी परिवार के लॉयलिस्ट रह चुके हैं, विश्वसनीय हैं, वो राहुल गांधी के लिए एक्सेप्टेंस उनकी कम नहीं है, उनके लिए स्वीकार्यता बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के ये जो लोग हैं उनको ये सही नहीं लगता। वो तमाम और पैरामीटर्स काबिलियत पे इसको आंकते हैं। अब जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस देख चुकी है, उनको देखने को मिला है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अमरिंदर ने अलग पार्टी बनाई और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब में आप ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उनको राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस नहीं थी या उनके तौर तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं थी। गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी अपनी नई बना ली और फिर आगे अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस वर्सेस गुलाम नबी आजाद नजर आता है। इन दोनों नेताओं को पुराने राजनीतिक इनको माना जाता है कि एक्सपर्ट्स हैं, पुरानी राजनीति समझते हैं, बड़े जानकार हैं। हमेशा से कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में भी देखा गया। कांग्रेस के लिए कठिन समय चाहे राज्य में रहा हो, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जितने भी राज्य हैं 28 राज्यों के प्रभारी कांग्रेस में रह चुके हैं। तो जब जब जरूरत पड़ी गुलाम नबी आजाद को अलग अलग राज्यों का प्रभार भी दिया। अब सड़क पर हो या संगठन में हो रहा हो, फिर संसद में हो रहा हो, इन दोनों ने कांग्रेस के लिए हर वक्त पार्टी को संभाला था। लेकिन शक्ति संतुलन के चक्कर में कांग्रेस ने दोनों ही नेताओं से हाथ धो बैठे वो। और ये तो रही पुराने नेताओं की स्थिति। नई पीढ़ी के नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह की बात करें, ये तमाम जो ऐसे नेता हैं, इसके अलावा भी फहरिस्त बहुत लंबी है। कांग्रेस से किनारा कर गया क्योंकि उनको लगा कि जो आला कमान है राहुल गांधी है, उनको समय नहीं दे रहे, उनकी सोच को नहीं समझ पा रहे और उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही। और अब 6 राज्यों में 2-2 गुटों की रार कांग्रेस के लिए बड़ी हार का संदेश लेकर आती दिख रही है। और इस तरह अगर बात हरियाणा के पिछले चुनाव की करें तो हर कोई जानता है कि हरियाणा में अगर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की आकांक्षाओं की तकरार नहीं होती तो हरियाणा के नतीजे आज कुछ और ही बात बयां कर रहे हो। हरियाणा में 2019 में बीजेपी को क्लीन स्वीप करने का बड़ा मौका और बड़ा कारण यही रार बनी थी। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के साथ ही चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की रार हर किसी को पता है। पिछली बार तो कमलनाथ ने सरकार भी बनाई, लेकिन सरकार की नैया बीच रास्ते में डूब गई और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने वक्त पर सही फैसला लेते हुए या मौका उठाते हुए वक्त का पहिया बीजेपी की ओर मोड़ दिया और सरकार बनाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ताकतवर छवि के साथ सामने आए हैं। कांग्रेस ने अपना पिछला अधिवेशन भी छत्तीसगढ़ में किया और जिससे भूपेश बघेल को और ताकत मिली और गांधी परिवार के साथ आलाकमान का विश्वास और मजबूत हुआ। लेकिन सवाल आलाकमान के नीचे के लोगों पर होने वाले विश्वास का नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं से लेकर अहम जिम्मेदारी वाले नेताओं का आला कमान पर होने वाले भरोसे का है। और जिस भरोसे पर गांधी परिवार पूरा खरा उतरता फिलहाल नहीं दिख रहा। देखिए, राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस दक्षिण में मजबूत हुई। उत्तर भारत में कांग्रेस की नींव अभी कमजोर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत को पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रियंका हार चुकी हैं और बिहार में कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। बंगाल में कांग्रेस हाशिए पर
ऐसे में बीजेपी और मोदी के चेहरे के खिलाफ 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस को काफी मेहनत करनी है। हिमाचल और कर्नाटक की जीत के नतीजे कांग्रेस को मजबूत तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब असली लड़ाई कांग्रेस के आलाकमान के सोच की है। पहले तो कांग्रेस को जंगी मोड में आना होगा, 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहना होगा अगर बीजेपी से लड़ाई के बारे में सोचना भी है। गांधी परिवार की छत्र छाया से निकलकर कांग्रेस को खड़ा होना होगा या मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसले लेने होंगे। जितना विश्वास स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने आला कमान और उनके प्रतिनिधियों पर करना है, उतना ही विश्वास आला कमान को जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर करना है। विश्वास और भरोसे से इतर पार्टी के ये भी ध्यान रखना होगा कि 2024 की जमीन तैयार करते करते उसे अपनी रणनीति और अपने मुद्दे राज्यवार बनाने होंगे, क्योंकि हिमाचल के साथ साथ कर्नाटक में भी ये दिखा कि स्थानीय मुद्दे जनता से ज्यादा अपील करते हैं। जनता को स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे इस चुनावी, खास तौर पे विधानसभा के चुनाव में ज्यादा अहम रखते हैं, जो राष्ट्र मुद्दों से भिन्न होते हैं। इसीलिए शक्ति संतुलन के दो चेहरों वाली रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी काम आएगी, ये तो 2024 का रण ही तय करेगा। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगी किसी दूसरे राजनीतिक मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए भारत 24।